नमस्कार श्रोताओं, आमने सामने के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। स्टार्टअप के नाम से आज हम भली भांति परिचित हैं। स्टार्टअप को एक लघु उद्योग भी कहा जा सकता है जो अपने शुरुआती चरण में होता है। देश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया नामक योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद भी प्रदान की जाती है। पिछले 6 वर्षों के दौरान उद्योग विभाग ने लगभग 73,000 स्टार्टअप्स को मान्यता दी है। आमतौर पर सुनने में आता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में या फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में स्टार्टअप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप काम कर रहे हैं। द्वीप समूह में एक ऐसा ही स्टार्टअप है फार्म शेल्फ आइलैंड एग्रोटेक। इस स्टार्टअप की शुरुआत शौमिक दास और आदर्श टोपो ने की। इस स्टार्टअप के संस्थापकों में से एक शौमिक दास आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तो शौमिक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किस प्रकार का ये स्टार्टअप है और इसमें क्या क्या चीजें उगाई जाती हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। अंडमान निकोबार में ये पहला हाइड्रोफोनिक प्लांट है। यहाँ पे सर हम बेसिकली पानी पे लीफी वेजिटेबल उगाते हैं। फिलहाल हम स्पिनच, कोरिएंडर, मेथी और कई सारे और साग उगा रहे हैं सर, जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक है। बहुत अच्छी बात है। तकनीक जो आप इस्तेमाल करते हैं जिसे हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है और जो एक इजरायली तकनीक है, फिर रोशनी डालेंगे किस प्रकार से इस तकनीक का इस्तेमाल करके सब्जियां उगाई जाती हैं। ये हाइड्रोफोनिक्स की टेक्निक जो है ये टोटली वाटर बेस्ड है। हम एक ऐसी तकनीक के पीछे थे जो सॉइल को भी डैमेज ना करे और आपको प्लांट्स ऑर्गेनिक मिले और जल्दी मिले। तो फिर हमने इसके बारे में पता लगाया और हमें पता लगा कि इजराइल में ऐसी टेक्नोलॉजी है हाइड्रोफोनिक्स फार्मिंग करके, जिसको इस्तेमाल करके आप अच्छे से प्लांट उगा सकते हो विदाउट डैमेजिंग सॉइल। और द्वीप समूह में सर इसके बारे में ज्यादा जागरूकता थी नहीं पहले, लेकिन अभी हमारे स्टार्टअप के बाद धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं। तो ये जो सब्जियां अभी आप उगा रहे हैं, तो ये क्या ऑर्गेनिक है सब्जियां जो आप उगा रहे हैं? सर ये टोटली ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से हाइड्रोफोनिक्स को ऑर्गेनिक का दर्जा नहीं दी गया है अभी तक, बट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में, जहां तक मेरे ज्ञान में है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हाइड्रोफोनिक्स फार्मिंग को ऑर्गेनिक दर्जा दिया गया है। हम इसमें कोई केमिकल मिलावट नहीं करते, ऊपर से कुछ भी कीटनाशक ये सब नहीं मारते। हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है सर इसके। जैसे कि हम जानते हैं द्वीप समूह में हमारे यहाँ थोड़ी सब्जियों की पैदावार कम है, क्योंकि बहुत सारा आरक्षित वन क्षेत्र है। सब्जियों की खेती कम की जाती है और मुख्यतः जो है मेनलैंड से ही सारी सब्जियां, फल वगैरह यहाँ पहुँचते हैं, तो बहुत महंगे भी होते हैं और शिप में आते आते थोड़ा सा क्वालिटी भी उनका खराब हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक युवा जो है वो एग्रीकल्चर में उसने एक स्टार्टअप लगाने की सोची। मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक नई तकनीक है, इसका सेटअप किस प्रकार का रहता है और आपकी कितना लागत आई, कितना खर्चा हुआ? क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो लोग भी इस तरह का कोई प्रयोग करना चाहें, तो थोड़ा सा आप हमें ये बताइए कि बुनियादी चीज़ इसकी क्या है कि अगर कोई सेटअप लगाना चाहे तो उसको किस चीज़ों की ज़रूरत है? बेसिकली हाइड्रोफोनिक्स क्या है, एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जब हम बात करते हैं तब आपका पॉली हाउस होना बहुत जरूरी है, मतलब बाहरी इन्वायरमेंट से प्लांट्स को बचाने के लिए। तो बेसिकली हाइड्रोफोनिक्स के लिए एक पॉली हाउस बनाना बहुत जरूरी है। पॉली हाउस बेसिकली एक पॉलीथीन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट और हीट जो जरूरत पड़ता है वो उसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इसीलिए वो प्लांट्स जल्दी उगते हैं। तो ये क्या है, हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक में ये कल्टीवेशन का मेथड यही है सर। आप मतलब ऐसे आउटसाइड में हाइड्रोफोनिक्स नहीं कर पाएंगे इफेक्टिवली, बिकॉज इंसेक्ट्स आएंगे, अदर फैक्टर्स होंगे, मॉइस्चर होगा। तो पॉली हाउस क्या है कि उसके अंदर सब कुछ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का ये फायदा है कि आप कोई भी सीजन में कोई भी क्रॉप उगा सकते हो। तो पहला है हाइड्रोफोनिक्स में नेसेसिटी, पहली बात है आपको पॉली हाउस की। सेकेंड है आपका वाटर कनेक्शन सही होना चाहिए। तीसरा है कि आप कौन से टाइप ऑफ हाइड्रोफोनिक्स करते हो। हाइड्रोफोनिक्स में 3-4 टेक्निक होती है सर। एक होता है NFT, एक होता है ग्रो बैग्स होता है, और भी कई सारे हैं। तो हमारे फार्म में हमने NFT लगाया हुआ है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक टैंक होता है, उस टैंक में प्लांट को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो मिलाया जाता है और थोड़ा सा एसिड मिलाया जाता है। वो पानी फिर प्लांट को मोटर के थ्रू दिया जाता है। जब वो प्लांट वो पानी ले लेता है, जो एक्स्ट्रा पानी बचता है वो पानी वापस अंडरग्राउंड पाइपलाइन से वापस टैंक में आ जाता है। तो आप इस टेक्निक से ये समझ सकते हैं सर कि पानी वेस्टेज कहीं पे नहीं हो रहा, जितना प्लांट को चाहिए वो ले रहा है, बाकी वापस आ जा रहा है सर। तो इट इज ए क्लोज्ड सिस्टम। हमको कितना लागत पड़ा ये मुझे तकरीबन 30 लाख तक पड़ गया सर, क्योंकि अंडमान
अंडमान में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चार्ज सब लगाते लगाते तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ऐसे आप मेनलैंड में करोगे तो मुझे लगता है 50% में आपका हो जाना चाहिए। 15 से 17 लाख तक आपका प्लांट बन जाना है। फुल्ली ऑटोमेटिक है, आपको बस इतना नॉलेज होना है कि किस प्लांट को कितना न्यूट्रिशन चाहिए, वो डाटा आपको फीड करना होता है सिस्टम पे और वो ऑटोमेटिकली टैंक में मिला देता है। फिर वो मोटर चलाओगे तो वो वाटर पूरा सर्कुलेट होकर वापस टैंक में आ जाएगा। ये तो आपने इसके तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी दी। कितनी जमीन में कितनी प्रकार की सब्जियां हम उगा सकते हैं और किस क्वांटिटी में उगा सकते हैं? इसका उत्तर मैं सर अपना ही एग्जांपल देके देता हूँ। मेरे पास 500 स्क्वायर मीटर ज़मीन है सर। मैंने 500 स्क्वायर मीटर ज़मीन पे हाइड्रोफोनिक्स किया है और आज के टाइम पे मेरा कैपेसिटी है 700 किलो का, 700 किलोस पर मंथ मैं कर सकता हूँ। तो आप इससे एक हिसाब लगा सकते हैं कि तकरीबन 1 स्क्वायर मीटर में आप 1 से 2 किलो का कैपेसिटी होता है सर। ये डिपेंड करता है टोटली आप कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहे हो, क्रॉप्स कैसे है आपके। मतलब मैं लीफी वेजिटेबल्स की वेट की बात कर रहा हूँ सर। अगर आप वाइन क्रॉप्स लगाओगे, ब्रोकोली लगाओगे तो ऑब्वियसली वेट ज़्यादा होगा। तो कैपेसिटी डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर और आप कौन से टाइप ऑफ हाइड्रोफोनिक्स यूज़ कर रहे हो। आप NFT यूज़ कर रहे हो कि आप फ्लैट बेड यूज़ कर रहे हो कि ग्रो बैग्स यूज़ कर रहे हो। तो यानी कि इसका तो जो अनुपात है सब्जी उगाने का जमीन के हिस्से के हिसाब से वो तो काफी बेहतर है। आपने बोला कि आप पालक उगाते हैं, धनिया उगाते हैं, मेथी उगाते हैं और 2-3 किस्म की चीजें जो मुख्यतः जो है हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां। इन्हीं सब्जियों को आपने क्यों चुना? इन सब्जियों को चुनने का मकसद ये है कि हमारे द्वीप समूह में मतलब टोटली हमको मेनलैंड पे डिपेंड करना पड़ता है सर। धनिया आप ले लो, मेथी भी मिलता ही नहीं है, पालक जैसे ही बारिश होता है पालक नहीं मिलता, तो बाकी सारी सब्जियां तो आ जाती है, इनका दाम बहुत बढ़ जाता है। तो मैं और आदर्श जी जब बैठे थे तो हम सोच रहे थे कि हम हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक यूज़ तो करेंगे, बट जैसे कि हमने बताया पहले भी कि सर 3 तरह की हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक है, तो ये हम लीफी वेजिटेबल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसीलिए हमने NFT टेक्निक चुना सर। NFT के बारे में आप जानोगे ज़्यादा तो आपको पता चलेगा कि NFT सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लीफी वेजिटेबल्स में सर। तो इसलिए हमने NFT चुना और हमारा यही ध्यान रहा सर हमेशा कि हम लोगों को सब्जियां, हरी सब्जियां हर सीज़न देना चाहते हैं और अच्छे क्वालिटी का देना चाहते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर द्वीप समूह में जो है हरी पत्तेदार सब्जियां मिल जाएं तो इससे बढ़िया तो बात कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि अगर स्वास्थ्य के लिहाज से भी हम लोग देखें तो डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां या पत्तेदार सब्जियां खाइए। मैं अब आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा। जैसे आपने एक साइकिल शुरू किया सब्जी उगाने का, जिसे हम मौसम भी बोल सकते हैं, तो कितना समय लग जाता है? मान लीजिए आज आपने बीज को डाला तो कितने दिनों के बाद फसल मिल जाती है उसके अंदर? हर प्लांट का अपना एक लाइफ साइकिल होता है सर। अब स्पिनाच का लाइफ साइकिल अलग है, धनिया का अलग है, मेथी का अलग है और कई सारे जो भी प्लांट्स हैं उनका लाइफ साइकिल अलग अलग है सर। पालक की बात करते हैं सर, तो पालक को बेसिकली 45 डेज लगता है सर बड़ा होने में। आप सीडलिंग करोगे, सीडलिंग के बाद उसको बराबर 40 से 45 डेज के बीच में आपको हार्वेस्ट कर लेना है। 1.5 महीने के अंदर उसको हार्वेस्ट कर लेना है। अगर ज्यादा हो जाएगा वक्त तो भी अच्छा नहीं है और पहले भी कर लोगे तो भी अच्छा नहीं है। धनिया को लगभग 30 to 35 डेज लगता है सर बड़े होने में और मेथी की बात करें तो उसको बहुत कम 21 डेज में मेथी हो जाता है सर। तो आप बेसिकली देखोगे कि पत्ते जितने बड़े होंगे उतना प्लांट को ज़्यादा टाइम लगता है। आप स्पिनाच के पत्ते बड़े होते हैं तो उनको 45 डेज लगता है, धनिया का उससे थोड़ा छोटा होता है तो उसको 30-35 डेज लगते हैं, मेथी का और छोटा होता है पत्ता तो उसको 21 डेज लगता है। तो पत्ते जिसके बड़े हैं उनको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, जिनके पत्ते छोटे हैं उनको कम समय लगेगा। जैसे एक साल में क्योंकि 12 महीने होते हैं तो आप लगातार इसको एक के बाद एक उगाते रहते हैं, या बीच में जैसे उगाया फिर 1 महीने में कुछ मिला फिर फसल को तोड़ के स्टोर किया, या फिर कुछ देर वेट करते हैं? कि अब हम चाहते थे कि हम ऑल सीजन अंडमान में लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स सेल कर सके, तो हमने अपने प्लांट को डिवाइड कर रखा है सर। हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो हम अगर एक भाग में पालक लगाते हैं, वो बड़ा होते होते दूसरे भाग का पालक मिडिल एज तक आ जाता है और तीसरे भाग में हम पालक सब सीडलिंग कर रहे होते हैं और एक चौथे भाग में हम दूसरा प्लांट लगा रहे हैं सर। तो जब एक भाग का पालक बड़ा होता है तो दूसरा भाग का पालक उस 10 दिन बाद और बड़ा होने के तादाद में रहता है और सीडलिंग वहां हो चुका होता है। तो एक साइकिल बना के रखा है सर ताकि ये खत्म ना हो कभी। और मेथी का लाइफ साइकिल बहुत कम है सर, 21 डेज का है, तो मेथी का हमने अभी तक साइकिल नहीं बनाया। हम पालक का बेसिकली यही कर रहे हैं कि क्योंकि हमको हर सीजन पालक सेल करना है तो हमने एक साइकिल बना रखा है। उस साइकिल के हिसाब से पालक कभी खत्म नहीं होगा हमारे पास। एवरी मंडे हम हार्वेस्ट करते हैं और सक्सेसफुली अभी तक करते मतलब आपने जो इस पे ज्यादा अपना जोर दिया है मेरे ख्याल पालक पे ही दिया है जी। 10% हमने धनिया को दे रखा है और 10% हमने मेथी को दे रखा है। हालांकि अभी हम चेंज कर रहे हैं। अभी हमको दीप समूह में ये पता चला कि मेथी का
अच्छा डिमांड है। मेथी से काफ़ी रोग भी ठीक होते हैं। हमारे पास वैसे प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे प्लांट्स के ऑप्शन थे, लेकिन हमने पालक को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ के लोग पालक को ज़्यादा पसंद करते हैं, हमने पाया। अभी जो आपकी मौजूदा क्षमता है सब्जियों को उगाने की अपने फार्म में, वो कितनी क्षमता आप लोग उपयोग कर पा रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारा जो अधिकतम क्षमता जो हम उगा सकते हैं एक महीने के अंदर, वो 700 किलो की हम लोग डिलीवर कर सकते। तो अभी मौजूदा क्षमता कितनी? अभी हमने बहुत कम करके रखा, हम 200, 150, 200 किलो तक ही उगा रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा टाई अप हो जाए हमारा, क्योंकि हम स्टार्टअप है सर। लोग यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्जी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इसके वजह से जो रिटेलर्स है वो भी हमसे खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस्ड है और लोग नहीं खरीदेंगे उनसे। बट ऐसा नहीं है, हमारा अपना कस्टमर क्लाइंट बेस्ड है। जो लोग एक बार खाए हमारा प्रोडक्ट, खाने के बाद वो रेगुलर पालक खाना छोड़ दिया, हमारा पालक खाते हैं, हमारा मेथी खाते हैं। तो देयर इज ए कंप्लीट डिफरेंस जो मेलैंड से आ रहा है और जो हम दे रहे हैं। क्यों हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी कम कर रखा है, इसका यही वजह है सर कि हमको डिमांड के हिसाब से सर हमारे पास उतना अभी कस्टमर नहीं बना है। का स्टार्टअप अभी मुझे लगता है शुरुआती चरण में ही है। आगे जाके जब 4-5 साल हो जाएंगे और ज़्यादा जागरूकता लोगों को आ जाएगी जैविक खेती के बारे में, सब्जियों के बारे में, तो मुझे लगता है कि ये डिमांड भी उस हिसाब से, मांग भी मार्केट में बढ़ेगा। जी सर, मैंने अपने कंपनी को ग्रो करते हुए देखा है, लोगों को ऑर्गेनिक वेजिटेबल के ऊपर डिपेंड होते हुए देखा है। तो अभी लोग धीरे धीरे जितने जागरूक होंगे सर ऑर्गेनिक वेजिटेबल के ऊपर में, उतना ही हमारे जैसे कंपनीज और जो लोग, जो भी मेरे भाई बहन ऑर्गेनिक वेजिटेबल बेचना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, तो इस पे थोड़े सालों में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं है कि आगे बढ़े और लोग जैविक सब्जियों के बारे में जाने समझे। इस स्टार्टअप को आपने अभी कुछ महीने पहले ही शायद स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पे पंजीकृत किया है और आगे ग्रांट के लिए भी आप कुछ प्रयास कर रहे हैं। जब कंपनी फॉर्मेशन होता है, जिस क्षेत्र में आप कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, startupindia.com में जाके आप उसको स्टार्टअप इंडिया में एनलिस्ट कर सकते हैं। एक फॉर्म भरना पड़ता है सर ऑनलाइन, वो भरने के बाद रिव्यू प्रोसेस में जाता है और तकरीबन 1 हफ्ते में वो रिव्यू प्रोसेस होने के बाद आपको स्टार्टअप सर्टिफिकेट दिया जाए। स्टार्टअप सर्टिफिकेट एक बार आपको मिलने के बाद, उस स्टार्टअप सर्टिफिकेट के 1 साल के बाद आपको ग्रांट मिलना शुरू होता है। सर हमने जनवरी मंथ में इसी साल पंजीकृत किया है सर। और नाबार्ड की तरफ से भी आपको रिकॉग्नाइज किया गया है कि कृषि के क्षेत्र में कोई स्टार्टअप समूह में काम कर रहा है। नाबार्ड की तरफ से हम लोगों को स्पेशल रिकॉग्निशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में दिया गया है सर। नाबार्ड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दोनों ने ही बहुत मदद किया है हमें कंपनी को आगे बढ़ाने में। अच्छा, तो ये तो आपकी स्टार्टअप की बात हो गई, इस पे हमने चर्चा कर ली। मैं आखिरी प्रश्न पे अपने आता हूँ। अभी तक जो आपने स्टार्टअप लगाकर सब्जियों का उत्पादन करना शुरू किया है, तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया आपको यहाँ लोगों से मिल रही है? पहले के दिनों से मैं आज का दिन अगर कंपेयर करूं तो पहले के दिनों में हमको थोड़ी तकलीफ हुई थी। जब मैं जाके अपना प्रोडक्ट देता हूं उनको, जो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है सर, जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज लोग होते हैं, वो लोग हमारे स्पिनच और जो भी हम वेजिटेबल्स उगा रहे हैं खाने के बाद अच्छा रिव्यू देते हैं। और जो लोग इस क्षेत्र में इसके महत्व को जानते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के महत्व को जानते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग, ये लोग हमारा प्रोडक्ट हमेशा खरीदते हैं। और जिनको नहीं पता है सर, उनको थोड़ी जागरूकता की जरूरत है। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे अंडमान में होलसेलर्स और रिटेलर्स थोड़ा सा रिस्ट्रेन करते हैं लेने के लिए, बट ओवरऑल मैं बोलूंगा सर, जो कस्टमर हमसे लेते हैं वो हमारे रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं और उनको हेल्थ बेनिफिट्स मिला है, तो ओवरऑल रिस्पॉन्स अच्छा है। तो व्यापार कुछ बढ़ा है पिछले कुछ महीनों के दौरान? जी सर, व्यापार तो बहुत बड़ा है सर। पहले मंथ से आज मुझे 3-3.5 महीना हो रहा है, तो इतने कम वक्त में मेरा व्यापार बहुत बड़ा है सर। और सबसे अच्छी बात है कि लोग जागरूक होना शुरू हो रहे हैं। मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई और लोग भी आए जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाए और बेचे, ताकि हम जो आइलैंड में रह रहे हैं वहाँ पे लोगों को अच्छी सब्जी मिले, अच्छे सब्जी से अच्छा स्वास्थ्य बढ़ेगा। तो यही मेरा आशा है सर। तो चलिए, आपका व्यापार भी बढ़ रहा है और लोगों तक ऑर्गेनिक सब्जियां पहुंच रही हैं, लोगों को ताज़ी सब्जियां खाने को मिल रही हैं, जो कि आइलैंड में एक बड़ी बात है। तो इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका स्टार्टअप भविष्य में और फले फूले और ज़्यादा लोग जागरूक हों और भी लोग इस क्षेत्र में आए और सब्जी का उत्पादन जो है वो आइलैंड में बढ़े। आप लोग सब्जी का उत्पादन यहाँ बढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात। आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने वक्त निकाला और ये इंटरव्यू के माध्यम से आपने हाइड्रोफोनिक्स के बारे में जानकारी दी लोगों को। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौमिक जी, धन्यवाद।